हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आगा भास्कर भैया और आपसे का स्वागत है रैंक प्लस पे। समझो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर का नाम है हमारा विलियन। ओके, सो आज हम बेसिकली नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक देखो हमने एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है जो कि आपके 11th क्लास का चैप्टर था, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और अब हम 12th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा विलियन रहने वाला होगा। और यहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट करने का मेरा मेन पर्पज सिर्फ इतना सा है कि आपको याद है कि लास्ट जो हमारी लेक्चर रहा था जिसमें हमने बात किया था सांद्रता पदों के बारे में। अब इस चैप्टर की खास बात यह है कि अब विलियन में भी सांद्रता पद हम देखते हैं, तो आपका थोड़ा सा एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा और उस टॉपिक को हम और आगे बढ़ा करके पूरा टॉपिक या पूरा जो पार्ट इसका वो एक साथ हम अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ओके, क्लियर है? तो चलिए फटाफट से मुझे बता दो यार कि देखो छुट्टियों का आई होप हमने अच्छे से यूज़ किया होगा। कल आपकी छुट्टी भी रही थी ईद की वजह से। ओके, वरना इसके अलावा सैटरडे और संडे का भी आपका ऑफ था। तो आई होप हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, जो क्वेश्चंस है वो आपने किए होंगे। डीएस से देखो सॉल्व करते रहना, ठीक है, और जो डाउट्स आए उसको पूछते हुए रहना। जितना पूछोगे, जितना डीएस से सॉल्व करोगे, आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलता रहेगा। ओके, क्लियर है? चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बेसिकली इस चैप्टर की थोड़ी सी प्रस्तावना पढ़ेंगे। छोटे मोटे विलियन क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि बेसिकली विलियन होते क्या क्या है ना, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा विलियन के जो प्रकार होते हैं इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है रह जाता है। और इसके अलावा विलियन में जो आपके सांद्रता के जो पद हैं इनके बारे में भी हम बात करने वाले। तो मोटी हम बात करते हैं, हम 3 बातें यहाँ पे करने वाले होंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिकली चैप्टर की प्रस्तावना देख लेंगे, थोड़ा बहुत कितने प्रकार के विलियन होते हैं इस पर हम बात करेंगे, और इन द लास्ट हमारे पास जो सांद्रता के जो पद आते हैं फिर अब जो हम जानते हैं उस पर थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे ताकि टॉपिक और अच्छे से आपका क्लियर होता हुआ चलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट से पहले मुझे थम्स अप दिखा दो, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? डन है? और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो आज हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले होंगे। और सेकंड वाले पॉइंट पे स्पेशली मैंने स्टार लगाया है क्योंकि यहाँ से आपके नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा मेरे जो पद है विलियन को लेते हुए। तो देखो ये कुछ चीज़ हमने, जैसे कि आपको याद होगा इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने विलियन के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, वही कुछ चीज़ें सेम यहाँ पर आती, क्योंकि अगेन नॉलेज है, नॉलेज कभी चेंज नहीं होती। जो आप वहाँ सीखोगे वही यहाँ पर सीखोगे। हाँ, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा और बताऊँगा चीज़ें, लेकिन सब चीज़ वही सेम रहने वाली है। विलियन के लिए मैंने क्या बताया था, विलियन बेसिकली क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलियन बेसिकली क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ समान रूप से मिल जाते हैं तो उसको आप विलियन कहते हो, जो हमने पहले भी देखा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि विलियन जो होता है बेसिकली, विलियन की अगर बात करेंगे तो उसके 2 घटक पाए जाते हैं। हमने ये भी बात की थी कि विलियन क्या होता है। विलियन बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है मेरा विलेय प्लस एक होता है मेरा यहाँ पे विलायक। विलेय और विलायक, आपको पता है कि विलियन हमारा विलेय और विलायक से मिलकर के बनता है। अब विलेय कौन होता है और विलायक कौन होता है, तो हम ये जानते हैं कि विलेय बेसिकली कौन होगा, वह पदार्थ जो कि आपके विलियन के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है, और विलायक वो होता है जो सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंपैरिजन हमेशा सही नहीं रह पाता, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा प्रकार के पदार्थ हैं, मतलब 2 से ज़्यादा प्रकार के पदार्थ हैं और मिलकर विलियन बना रहे हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई विलेय कौन होगा और विलायक कौन रहता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ सिंपल सी बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हाँ, तो हम यहाँ बेसिकली ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर विलेय कौन होगा या विलायक कौन होगा, तो हम विलायक के लिए तो हम ये कहते हैं कि जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित हो। यानी विलियन के अंदर बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा उसको आप बेसिकली क्या बोलोगे, उससे आप बोलोगे विलायक, ठीक है। और विलायक के अलावा अन्य जितने भी पदार्थ हैं ऑब्वियसली बात है इससे तो कम मात्रा में रहेंगे, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, विलेय। यदि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि विलायक के अलावा अन्य पदार्थ
ये विलायक के अलावा जो भी अन्य पदार्थ पाए जाते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपके विलेय में आते हैं। ओके चलिए, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ये थोड़ा सा देखो हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आपका विलेय कौन है और विलायक कौन है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बात ध्यान रखना कि देखो, जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक, जैसे मान लो चाय बनाते हो, है ना। अब जब चाय बनाई जाती है तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आप उसमें डालते हो। आप उसमें पानी लेके गर्म करते हो, पानी के अंदर थोड़ी सी चाय पत्ती डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, उसको थोड़ा उबालते हो, फिर बाद में उसमें चीनी डालते हो, है ना। और उसके अलावा फिर उसमें थोड़ा सा दूध भी डालते हो, ठीक है। तो उस तरीके से ओवरऑल चाय बनती है। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने मिक्स करी हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर विलेय कौन हुआ, विलायक कौन हुआ। तो जब चाय बनाई जा रही है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन डाला जाता है, पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, देखो आप डिपेंड करता है भाई कैसी चाय बनती है। अगर कहीं बाहर ढाबे पे जाओगे तो वो तो पानी डालेगा, आप घर में बनाओगे तो आप दूध ज़्यादा यूज़ करोगे। तो अगर नॉर्मली घर की चलो बात करते हैं तो दूध क्या हो जाएगा मेरे लिए, विलायक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे अधिक मात्रा में है। इसके अलावा पानी हो गया, चीनी हो जाए, या फिर आपका चाय पत्ती हो जाए वो, या अदरक हो जाए, वो सब आपके लिए क्या है, वो सब आपके लिए विलेय हो जाता है, ठीक है। तो जो विलायक जो होगा तो सबसे ज़्यादा मात्रा में, और विलायक के अलावा जो भी अन्य पदार्थ हैं वो सभी के सभी आपके विलेय रह जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे लिए रह जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नॉर्मली देखते हैं कि भाई पानी ही मेरा हमेशा विलायक रहता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। विलायक ज़्यादातर पानी इसलिए रह जाता है क्योंकि जितने भी विलयन बनते हैं ज़्यादातर केसेस में वहाँ पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पानी सार्वत्रिक विलायक होता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार के पदार्थ को विलेय करके घोला जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ रहती है। मैं पॉइंट लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा चलिए, तो देखो यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ, नोट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जानने हैं, समझने हैं। तो विलेय विलायक तो हमारे लिए क्लियर होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, अगर कभी भी नहीं बताया जाए कि कोई सा विलायक होगा किसी क्वेश्चन के अंदर, तो हमेशा जल को आपको विलायक लेना है, ठीक है। तो ये मैं नोट आपको लिखा देता हूँ कि यदि क्वेश्चन में नहीं बताया जाए तब जल यानी कि H2O को विलायक मानते हैं। अगर इनके इस क्वेश्चन में नहीं बताया जा रहा है तो ध्यान रखना, तो आप H2O को विलायक मानोगे। क्यों मानोगे, क्योंकि आपका जल क्या होता है, आपका सार्वत्रिक विलायक होता है, ठीक है। क्योंकि जल सार्वत्रिक विलायक होता है, मतलब इसके अंदर हर प्रकार के पदार्थ को विलेय किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज तो अब देखो, अब हम बात करते हैं कि देखो विलेय क्या हो गया, विलायक क्या होगा, वो तो चलो हमें पता चल गया। अब पॉइंट हमारे पास ये आता है अगला कि हमारे पास जो विलियन है, जैसे कि आपको याद होगा हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो विलियन का तो बेसिक आइडिया ये हो गया। पॉइंट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था वो था कि विलियन के प्रकार, कि विलियन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे आप पता करते हो कि भाई कौन कौन से प्रकार का विलियन बन सकता है ना। तो यहाँ पर देखो इसको हम दो तरीके से हम देखने वाले होंगे, ठीक है। कौन कौन से देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिसके बारे में मेरे हिसाब से काफ़ी सारे बच्चे गलती भी कर जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से सुनना समझना यहाँ पे, ठीक है। देखो विलियन के प्रकार की अगर बात किया जाएगा तो विलियन को बेसिकली हम दो प्रकार से पढ़ते हैं मुख्य तौर पे। अगर देखा है मतलब और भी बहुत सारे प्रकार हो सकते होंगे, लेकिन मुख्य तौर पे हम दो प्रकारों की बातें करते हैं, ठीक है। नंबर एक तो मेरे पास क्या होता है, नंबर पहला जो मेरे पास आता है वो मेरे पास आता है यहाँ पे कि विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा के आधार पे, विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा के आधार पर। नंबर एक तो ये होता है, यानी कि हम बात करने वाले हैं सांद्रता पर आधारित। अगर देखो ऑब्वियसली बात है, विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या होती है उसको आप सांद्रता कहते हो, है ना। तो उसके आधार पर पहले तरीके से हम विलेय हमारे जो विलियन को अलग अलग प्रकारों से विभाजित करते हैं पहली कैटेगरी के अंदर। तो और दूसरा मेरे पास जो कैटेगरी आती है, तो पहली ये हो गई, दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, वो होती है आपकी विलेय
तथा विलायक, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे, कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था क्या है, वो ठोस अवस्था में पाए जा रहे हैं, द्रव में पाए जा रहे हैं, गैस में पाए जा रहे हैं, इस आधार पे अलग अलग प्रकार के विलयन आपके और बन जाते हैं। ठीक है, तो दो तरीके बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला तरीका कि अगर विलयन में विलेय कितनी ज़्यादा मात्रा में रहेगा उस आधार पे कितने प्रकार के विलयन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस आधार पे वैसे अगर देखा जाए ना तो विलयन को टोटल आप 5 तरीके से विभाजित कर सकते हो, 5 प्रकार से। ठीक है, कैसे कैसे देखो, इसका एग्जाम्पल से बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और चीज़ें और सारे मतलब है ना, एक एग्जाम्पल से ना, एग्जाम्पल अगर याद रहते ना तो आप पूरा कॉन्सेप्ट आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि देखो आपने के लिए आपने 1 गिलास पानी लिया, चलो इसको हम थोड़ा रख देते हैं और थोड़ा सोचने वाला टाइम। ठीक है, अब देखो आराम से सोचना और ऑटोमेटिक आपको पूरे कॉन्सेप्ट सारे विलन के प्रकार एक बार में याद हो जाने हैं। आपने के लिए आपने 1 गिलास पानी लिया, अब आपको बताया कि हमने आपको चीनी आपको डालनी है। अब आप ये जानते हो कि अगर आपने 1 गिलास पानी पूरा भर के ले रहे हो, आप उसमें 1 चम्मच चीनी डालोगे तो आपको पता है वो चीनी घोलोगे तो पूरी तरीके से घुल जाती है। तो विलयन तो मेरा बन गया, क्योंकि देखो गिलास का पानी विलायक हो गया और चीनी क्या हो गया, मेरा विलय हो गया। तो दो चीज़ें मिल गई अच्छे तरीके से, विलयन तो मैंने बना लिया है। अब ऐसे में आप जानते हो कि यार अगर मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाली है, अगर मैं आधा चम्मच चीनी और डालना चाहूँ तो डाली जा सकती थी, पॉसिबिलिटी अभी भी है। यानी अभी जो विलयन बना है उसमें जो विलय की मात्रा है उसमें और गुंजाइश है कि और विलय को डाला जा सकता है और विलय को घोला जा सकता है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अभी भी और घोली जा सकती है, जो अब तक संतृप्त तो नहीं हुआ है, मतलब अभी भी गुंजाइश जो रखता है, उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। सबसे पहली चीज़ तो पहला विलयन कौन सा होता है, असंतृप्त विलयन। ये कौन सा विलयन होता है, जिसमें आप विलय को और अधिक घोल सकते हो, जिसमें गुंजाइश पॉसिबिलिटी अभी भी है कि और विलय डालोगे तो और घुल जाएगा। तो ऐसा विलयन अभी जो पूरी तरीके से तृप्ति पर नहीं पहुंचा है वो असंतृप्त है। अब जैसे कि देखो आप अपनी बात करो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, पढ़ाई कर रहे हो तो क्या अभी तृप्ति पे हो, नहीं, अभी आपको पता है कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी आप वो संतृप्तता तक नहीं पहुंचे, अभी आप तृप्ति तक नहीं पहुंचे हो कि आपका सारा ज्ञान हो गया, नहीं, अभी हम क्या है, अभी हम सब लोग असंतृप्त हैं, क्योंकि अभी हमें और ज़रूरत है, हम जितना नॉलेज चाहें ले सकते हैं। तो हम क्या हो जाएंगे एक तरीके से असंतृप्त विलयन है, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो दूसरा केस, अब मान लो आपने को पता है कि भाई इस गिलास पानी के अंदर से 2 चम्मच चीनी मैक्स घोली जा सकती थी, उसके ऊपर अगर घोलना चाहे तो घुलेगी नहीं। यानी जैसे आप क्या करोगे, 2 चम्मच चीनी मतलब आपने बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक घोल दी, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि अब इस स्थिति में इस विलयन में या इस जल के अंदर और अधिक चीनी को घोला नहीं जा सकता। तो अब जो मेरी विलयन बना, अब जो मेरा विलयन बन गया 2 चम्मच चीनी डालने के बाद, वो मेरा हो जाएगा संतृप्त विलयन। अब वो सैचुरेटेड हो गया, अब उसमें कुछ नहीं कर सकती। अब जैसे कि वे वाली बात है, जैसे कि आप मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष में क्या होता है, मोक्ष थोड़ा सुना होगा ना कि हाँ भाई अब तो चलो सारा ज्ञान आपको मिल चुका है, तो मतलब अब क्या, अब आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, अब आप मोक्ष पे पहुंच चुके हो, अब कुछ नहीं चाहिए, तो वो आप संतृप्त हो चुके हो, अब किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो वो संतृप्त होता है। ठीक है, अच्छा एक होता है आपका अति संतृप्त क्या होता है। अब ये क्या होता है कि मान लो जैसे कि पता है कि जैसे अगर आप उसी 1 गिलास पानी को अगर थोड़ा गर्म करोगे तो क्या होगा ना कि अगर आप जैसे आपने चीनी आपने डाल दी, मान लो 2 की जगह पर आपने उसी पानी के अंदर 2.5 चम्मच चीनी आपने डाल दी। अब आपको दिख रहा है कि 2 चम्मच चीनी जितनी तो घुल गई और आधी चम्मच चीनी अभी भी जो है पैने पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करो, अब आप उसको गर्म करना, अब गर्म करोगे आपको दिखेगा कि कुछ टाइम बाद वो जो चीनी थी वो भी घुल गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब जितनी ज़रूरत थी आपने कुछ तापमान में या दाब में कुछ परिवर्तन किया, जैसे कि विलय की और अधिक मात्रा को घोल दिया गया, मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा चले गए। तो इसको क्या बोलोगे, अति संतृप्त विलयन। ये आपका तीसरे प्रकार का विलयन होता है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशंस क्या है पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ, और हालांकि इसी प्रकार से हम सारी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो देखो भाई आराम से, तो देखो क्या लिखा है कि किसी विलयन में घुली हुई मात्रा के आधार पर, यानी विलय की घुली हुई मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला देखो ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास, तो संतृप्त हमने देख लिया कि विलयन का वह निश्चित ताप जिस पर विलय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता। मतलब ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर पे हम बात करने वाले हैं, हम टेम्परेचर नहीं बदलेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला तापमान मैंने बढ़ाया था, जब मैंने गर्म किया था उस चीनी वाले पानी को, तो गर्म किया तो और चीनी घुल गई। तो यानी कि तापमान और दाब का विलयता पे प्रभाव तो पड़ता है, कैसे पड़ता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले ये समझो कि अगर आप तापमान को फिक्स करके रखने वाले हो और अब ऐसी स्थिति जिसमें आप विलयन में और अधिक विलय को नहीं घोल सकते, वो संतृप्त हो गया, संतृप्त आ गया। अच्छा असंतृप्त था हमारे पास, असंतृप्त क्या था कि विलयन का वह निश्चित अवस्था जिस पर विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी भी है
कि भाई 1 चम्मच के बाद अगर आप आधा चम्मच और डालोगे तो वो भी घुल जाएगा, तो वह असंतृप्त विलयन है। और एक होता है अति संतृप्त। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक और संतृप्त विलयन की मात्रा कम होती है को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कि जरूरत से ज्यादा विलेय को आपने मोटा मोटा कहता है, आपने घोल दिया, तो आपका अति संतृप्त विलयन आपका कहलाया जाता है। ठीक है, अच्छा 3 तो हो गए, आपने बोला भैया 2 और 5 होते हैं, तो 2 कहाँ बचे? तो देखो 2 मेरे पास आते हैं तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। अब देखो तनु विलयन क्या होता है? तनु का मतलब बेसिकली होता है डाइल्यूट। तनु बेसिकली आपके पास होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मतलब ये है कि आपको देखो विलयन के अंदर विलेय भी है और विलायक भी है। अब नो डाउट मैं जानता हूँ कि भाई विलायक तो आपका ज़्यादा मात्रा में रहेगा और विलेय आपका कम मात्रा में रहेगा, लेकिन अगर विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम हो, बहुत कम मात्रा में हो, तो उसको कहोगे आप तनु विलयन। ऐसे करके यही लिखा पे कि जब किसी विलयन में विलायक की मात्रा अधिक हो और विलेय की मात्रा कम होती है तो उसको बोलते हो आप तनु विलयन। लेकिन यहाँ पर जब हम बोलेंगे, देखो आप ये बोलोगे भैया विलायक तो हमेशा ज़्यादा रहता है, विलेय तो कम ही रहता है, लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कंपेयर, मतलब कि कोई तो 100 पे चल रहा है और कोई केवल 1 पे चल रहा है। यानी आपका जैसे 100 ml जल है, या आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें हमने 1 चीनी का टुकड़ा डाला है, 1 चम्मच चीनी भी नहीं, केवल 1 चीनी का टुकड़ा डाला है, तो उसको क्या बोलोगे? तनु विलयन है ये। ठीक है तो सही, लेकिन बहुत कम मात्रा में विलेय है, तो वो आपका तनु हो जाता है। सांद्र का मतलब क्या होता है कि देखो विलेय और विलायक तो रहेगा, लेकिन विलेय अब अच्छी खासी मात्रा में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाली बात है कि जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा कम हो जाती है तो उसका बोलते हैं सांद्र विलयन। मतलब कंपैरेटिवली अगर बात करें तो आपको वो सांद्र हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि भैया कि भाई आपने 1 गिलास पानी लिया और 1 गिलास पानी में अगर आपने 1.5 चम्मच चीनी डाली, एक की जगह पर 1.5 चम्मच, तो क्या बोलोगे कि भाई ये मेरा थोड़ा सा सांद्र है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेट विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ओके, तो आपको थोड़ा देखना चाहिए कि भाई देखो डाइल्यूट कौन सा होता है, कंसंट्रेट कौन सा होता है, ये वर्ड्स क्या होते हैं बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इवन अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी डाइल्यूट और कंसंट्रेट ये वर्ड बार बार आएंगे कि भाई तनु आपका विलयन रहने वाला है या फिर आपका सांद्र रहने वाला है, तो ये थोड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार। ओके, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा सोचो। ओके, इसके बाद हम आगे की बातें भी करेंगे, अगला वाला जो प्रकार रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ी सी डेफिनेशन है, एक बार इनको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग पढ़ लो थोड़ा सा। ओके, देख लिया ये वाला पार्ट कैसे करना है अपने को। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। और देखो ये जो वर्ड्स है ना, अब आपको लगे कि भैया इसको डायरेक्टली तो यूज़ में हो नहीं रहा है, तो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन घुमा फिरा करके आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले शब्द क्लियर करने। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला वाला प्रकार, तो पहला हमने डन कर लिया। ओके, फर्स्ट को टिक कर देते हैं। दूसरा क्या होता है आपका कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। अब भौतिक अवस्था का मतलब क्या होगा? भौतिक अवस्था का मतलब होगा कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, इस आधार पे हम बात करने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे हमारे पास, देखो विलेय और विलायक के लिए, तो सेकंड हमारा कौन सा था? हमारे भौतिक अवस्था के आधार पे। तो देखो अगर हमें पता है भौतिक अवस्था में पता है सॉलिड हो सकती है,
सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं मानता हूँ प्लाज्मा भी होता है और बीईसी बॉस आइंस्टीन वाला भी होता है, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। मेरे लिए 3 अवस्था इंपॉर्टेंट है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक तो है विले और एक है मेरे पास विलायक। ठीक है, तो देखो एक तरफ विले है, एक तरफ विलायक है। अच्छा, मुझे एक बार फटाफट से कमेंट करके बताना कि अगर मैं इन दो चीज़ों को इन 3 के अकॉर्डिंग विभाजित करना चाहूँ, यानी कि देखो अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि हो सकता है कि मेरा विले ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, कुछ भी हो सकता है। और विलायक जो है वो भी मेरा चाहे तो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर इनको मैं अलग अलग ऑर्डर में मिक्स करना चाहूँ तो ऐसे में कितने प्रकार के विलियन मेरे यहाँ बन सकते हैं, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखो, अगर आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर बनाते हो ना कि देखो विले भी आपका सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और आपका गैस भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर बात करें विलायक, तो विलायक भी मेरा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और मेरा गैस भी हो सकता है। तो ऐसे में ओवरऑल अगर मैं पूरा कॉम्बो लगाता हूँ, यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, तो टोटल अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे 9 प्रकार के विलियन हो सकते हैं। ध्यान देना, तो हम बेसिकली टोटल 9 प्रकार के विलेन यहाँ पर हम देख पाते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से देखना, थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपके लिए नीट में। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे रहेगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास ये टोटल विलेन आ जाते हैं। अब देखो कैसे कैसे बन रहा है। देखो अगर हम बात करें, देखो विले मेरे पास क्या है, विले मेरे पास गैस है, द्रव है या ठोस है। ऐसे गैस द्रव ठोस और गैस द्रव ठोस। ठीक है, और विलायक मेरा देखो एक बार तो क्या पूरा गैस रहेगा, एक तरफ मेरा पूरे तरीके से वो द्रव रहने वाला है, एक तरफ पूरे तरीके से मेरे पास ठोस वो रहने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर विलय की अलग अलग अवस्था और विलायक की अलग अलग अवस्थाओं के आधार पे आप 9 प्रकार के टोटल विलयन बना पाओगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, इसका एग्जाम्पल पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना विलियन कैसे बन रहा है। देखो एक बार ध्यान रखना, विलय कम मात्रा में है, विलायक ज़्यादा मात्रा में है। अब विलयन की अवस्था कौन सी होगी, वो ठोस होगा, द्रव होगी, गैस होगा, ये डिसाइड करता है आपका विलायक। विलायक की जो अवस्था है उसी अवस्था का आपका विलयन भी बनता है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में। अब जैसे कि देखो यहाँ पर देखो विलय मेरा गैस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस हो। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि मेरा विलायक गैस अवस्था में है तो विलयन मेरा गैसीय विलयन होगा। फिक्स है। अगर मेरा विलायक द्रव अवस्था में है तो विलयन मेरा द्रव विलयन होगा। अगर मेरा विलायक ठोस अवस्था में तो विलयन मेरा ठोस विलयन होता है। तो ये ध्यान रखना। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए मैं आपको वैसे को लिखवा देता हूँ, यहाँ पे एक नोट है, ये सब लिखवा देते हैं। आप एक चीज़ कह सकते हो कि विलयन की अवस्था कौन सी होगी, तो ये ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी अच्छा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास जो विलयन की जो भौतिक अवस्था रहती है और जो आपके विलायक की जो भौतिक अवस्था है वो दोनों सेम रहती है हमेशा। ये ध्यान रखना, अवस्था सेम है, इसका मतलब ये नहीं कहना कि विलयन और विलायक सेम हो जाता, नहीं। विलयन के लिए आपको विलायक के अंदर विलय को मिलाना पड़ता है तो वो विलयन बनता है, लेकिन अवस्थाएं भौतिक अवस्था की बात किया था वो समान है। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी है, उनको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो अगर विलय मेरा गैस हो, विलायक भी मेरा गैस हो, तो मेरा गैसीय विलयन बनता है। देखो सिंपल सी बात है, गैसीय विलयन ही बनेगा और तो कोई बनेगा नहीं। अब इसे एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा, तो देखो एग्जाम्पल सोचना डेली लाइफ वाले। अब जैसे तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, वो भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस होती है, तो इनका जो मिश्रण रहेगा वो भी क्या रहेगा, आपका गैस रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, तो ये आपका मिश्रण बनेगा। और ऐसी बात देखो, या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आपको वायु का मिश्रण या वायु भी देखें तो वो भी अपने में विलयन हो जाएगा। वहाँ पे क्या है, आपके पास बहुत सारी गैसें और सामान्य रूप से मिल जाती है। अब ऐसे में अगर आपसे पूछूं कि भाई अगर वायु अगर मिश्रण है, वायु अगर मेरे लिए विलयन बनता है, तो ऐसे में मेरे पास कौन सी गैस ऐसी होगी जो कि आपके लिए क्या करेगी, जो कि आपके विलायक का कार्य करती है। अगर देखो विलय तो बहुत सारे उसने, विलायक कौन होगा आपको ये बताना है। हिंट वैसे सामने लिखी हुई है, थोड़ा सा सोचो और बताओ फिर मुझे।
चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने, नाइट्रोजन गैस। हम जानते हैं कि भाई हमारे पास वायुमंडल में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, विलायक का कार्य करती है। ओके, अच्छा अब देखो अगला, देखो अगला क्या है मेरा, अगर विलय मेरा द्रव है और विलायक अगर मेरा गैस है, तो विलयन तो मेरा गैस ही विलय नहीं बनेगा, वहाँ पर तो कोई अंतर आ नहीं रहा। लेकिन क्या देखोगे कि देखो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया गया। तो देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आपको अगर ये बोला जाए कि ये अगर मिश्रित किया जा रहा है तो यहाँ पे विलय कौन है, विलायक कौन है, तो गैस मेरा विलायक है। ध्यान में वैसे भी नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है प्रकृति के अंदर भी, क्लोरोफॉर्म कम पाया जाएगा, तो ये मेरे लिए द्रव अवस्था में जो कि मेरा विलय का कार्य करेगा। और नाइट्रोजन क्या है, गैस, जो कि यहाँ पे मेरा क्या कार्य करने वाली है, विलायक का कार्य करने वाली है। अगर हम बात करें आपका ठोस और गैस वाला, तो देखो ये वो भी गैसीय विलयन बनेगा। और वहाँ पे देखा जाए तो जो कपूर है ये बेसिकली क्या होगा, आपका विलय होगा, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस क्या होगी, ये मेरा वहाँ पे विलायक का कार्य करेगी। ये क्या है, मेरे यहाँ पे विलायक का कार्य करती है, ठीक है। तो ये विलय है और ये आपका क्या है, विलायक आपका हो जाता है, ठीक है। तो पहले ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अब देखो द्रव विलयन के एग्जाम्पल सबको काफ़ी पता होंगे, द्रव विलयन के एग्जाम्पल सबको काफ़ी पता होंगे। जैसे कि देखो गैस को अगर द्रव में विलय करते हो तो गैस क्या आपका विलय और द्रव आपका विलायक रहेगा। विलयन कौन सा बनेगा, द्रव विलयन बनेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि देखो ऑब्वियसली बात है, जैसे अब जल, आपको पता है समुद्री जल में क्या होता है, जीव जंतु रहते हैं। अब वो सांस कैसे लेते हैं, उनको ऑक्सीजन तो चाहिए ना। अब वो ऑक्सीजन कैसे आती है, वो आती है कि जब आप जल में क्या होता है, वो ऑक्सीजन आकर घुल जाती है, और वो जो घुली हुई ऑक्सीजन है फिर उसको जो समुद्री जीव जंतु है उससे फिर सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो आपका विलय होती है और जल क्या आपका विलायक है। अब वैसे देखो मैं बता दूं, इसका आगे नाम फिर से आएगा जब हम बात करेंगे हेनरी नियम का। वहाँ पर हम कुछ इस पॉइंट पे बातें भी करते, तो ये इससे जुड़ा हुआ भी रहेगा, तो आगे हेल्प भी करेगा ध्यान रखना। हेनरी नियम के बारे में देखो, वैसे तो हम आज के लेक्चर में नहीं, कल के लेक्चर में जो रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे, हेनरी नियम की बातें करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ के आना तो पढ़ के जरूर आइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली बात यहाँ पे यही करते हैं कि आपके पास कितनी गैस जल के अंदर घुल पाएगी, यानी कि आपकी गैस की द्रव में विलेयता कैसी है, वो बेसिकली हेनरी नियम के द्वारा कहीं ना कहीं परिभाषित होती है, तो वो चीज़ आता है, ठीक है। अच्छा द्रव को द्रव में अगर विलय करना हो तो जल में घुली हुई एथेनॉल, ओके। एथेनॉल आपको पता ना क्या होता है, आपका अल्कोहल होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जल तो आपका सार्वत्रिक विलायक है, तो ये तो विलायक हो गया। और एथेनॉल क्या है, कम मात्रा में मिलाई जाती है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली एक द्रव का विलयन ही बनता है आपका, ठीक है। अच्छा और लास्ट कौन सा है मेरा, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, कौन सा वाला, अगर आपका ठोस अगर आपका विलय चाहिए तो जल तो आपका द्रव हो जाएगा, विलायक रहेगा, ठोस आपका विलय हो जाएगा। ग्लूकोज चीनी, ग्लूकोज क्या होता है बेसिकली चीनी का रूप होता है एक तरीके से, तो वो आपका क्या रह जाएगा, आपका द्रव विलयन बनाएगा। तो देखो ध्यान दो, नोटिस करा आपने एक चीज़ कि हर एक एग्जाम पे कहते देखो विलायक हमने फिक्स किया है। देखो अगर आपका गैसीय विलयन बनाना है तो आपका विलायक हमने हर बार नाइट्रोजन को लिया होगा, कॉमन चीज़ है। अगर आपको द्रव्य विलयन बनाना है तो हर बार विलायक के तौर पर हमने जल को उपयोग में लिया है, तो इसको आप इस तरीके से यूज़ भी ले सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कि गैसीय विलयन में कौन सा विलायक बन सकता है, कौन सा तत्व या कौन सा यौगिक विलायक का कार्य करेगा, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन गैस। दूसरा द्रव विलयन के लिए तो जल हमारा रहता ही है ना। और हाँ यहाँ पे हमारा विलय क्या रहेगा उसके आधार पे मेरे अलग अलग प्रकार के विलयन बन पाते हैं। और लास्ट वाला देखो ठोस विलयन, देखो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये अब थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। देखो ठोस विलयन में क्या होता है, आपका विलय तो आपका ठोस द्रव क्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका विलायक हमेशा ठोस अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब कैसे कैसे, पहला है आपका कि अगर ये विलय गैस है और आपका विलायक ठोस है, तो यहाँ पर आप बोलोगे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। अब देखो पैलेडियम बेसिकली आपकी धातु रहती है और ये बेसिकली मेरे यहाँ पर विलायक है, और हाइड्रोजन मेरे पास गैस है, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया बता दो, ये अभिक्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर बेसिकली हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, धातु के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। जैसे कि आपके जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जैसे कि एल्कीन हुआ, एल्काइन हो गया, इनको आप एल्केन में बदलते हो जो कि संतृप्त होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का योग करना होता है, तो आप इस अभिक्रिया का उपयोग करते हो। तो ये बहुत ही शानदार अभिक्रिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर आपका ये द्रव हो और ये आपका ठोस हो तब कैसे करोगे, तो देखिए अगर ये द्रव है वो ठोस है तो यहाँ पर आप ले सकते हो जैसे पारे का
सोडियम के साथ अमलगम, ठीक है, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। अब देखो पारा हमें जानते हैं, पारा बेसिकली होता है आपका मरकरी Hg, जो कि आपका लिक्विड यानी कि आपकी द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम आपको पता है ठोस रहेगा, तो ये तो मेरा हो जाएगा क्या, विलायक, और ये हो जाएगा मेरा विलेय। और अमलगम क्या होता है, देखो अमलगम बेसिकली बोलते हैं कि कोई भी धातु हो तो वो पारे के साथ जुड़ के जो मिश्र धातु बनाएगी। अगर देखो ये भी धातु है, ये भी धातु है, धातु धातु मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। तो ऐसे में अगर वो स्पेशली पारे के साथ जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं अमलगम। अमलगम का मतलब क्या होता है, Hg के साथ मिश्र धातु, आपके मरकरी के साथ की जो मिश्र धातु होती है वो बेसिकली उसको अमलगम कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट आपका होता है ठोस को ठोस में मिलाया जाए, जैसे कि तांबे का सोने के साथ विलयन, जहाँ पर आप तांबे में मतलब सोने में बेसिकली तांबे की मिलावट कर रहे हो, तो सोना तो ज़्यादा मात्रा में होता है जब मिलावट की जाती है, तांबे को यानी कॉपर को कम मात्रा में रखा जाता है। तांबा बेसिकली क्या होता है, तांबा बेसिकली कॉपर को कहते हो, कॉपर ही तो होता है ये। तो आपको पता है सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर जब मिलावट की जाती है तो गोल्ड तो ज़्यादा मात्रा में है, और जो कॉपर होता है वो मेरी थोड़ी सी मात्रा में होता है, कम मात्रा में लिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, कॉपर क्या होता है मेरा विलेय, तो ठोस विलेय, और विलायक भी मेरा सोना है वो भी ठोस होता है, तो वही क्या आपका एक विलयन बनता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी मिश्र धातु हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मिश्र धातु है, हाँ देखो पारा भी आपके लिए धातु है, वो भी मिश्र धातु बनाएगा, लेकिन पारा मेरी द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है ये, अकेला ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो क्या, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हमारा चार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आपका आएगा तो ठोस विलयन में आपके उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन कौन सा उदाहरण कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ऐसे करके उदाहरण इंपॉर्टेंट है। और विलेय और विलायक मतलब ध्यान, विलयन की अवस्था क्या रहेगी वो विलायक पर डिपेंड करती है। तो एक बार टेबल को थोड़ा सा देख लो अच्छे तरीके से, है ना।
ओके चलो ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट करके प्ले करेगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखो कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट मिश्र धातु हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। और मैं बता दूं, ये सारे के सारे जो भी मैं नाम आपको बता रहा हूँ ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी लिखी हुई है। तो अगर इनकेस अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई ये क्यों आया, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो आना नहीं चाहिए, इसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से अरे को समझना है आपको, ठीक है। सबसे पहले पीतल के बारे में तो हम लोग जानते हैं, पीतल जो आपका क्या होता है, जिंक और निकल से मिलकर बनता है, उसका मिश्रण होता है। कांसा जो होता है वो आपका तांबा यानी कॉपर और टिन से मिलकर के बनता है। एक होता है गन मेटल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बेसिकली इसको लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है पीतल, एक होता है लाल पीतल। पीतल जो होता है वो जिंक और निकल से मिलकर बन रहा है, ठीक है। एक होता है लाल पीतल जो कि गन मेटल भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास ये भी एक प्रकार का होने को कांस्य पदार्थ ही है। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास तांबा होता है, टिन होता है और जस्ता यानी कि आपका जिंक होता है। जस्ता बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है जिंक, और तांबा तो हमें पता ही है जो बेसिकली आपके कॉपर को कहते हैं। इसका एक मिश्र धातु होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला मेरे पास होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर ये चांदी नहीं होती, ध्यान रखना, चांदी सिल्वर को बोलते हो ठीक है, लेकिन जर्मन सिल्वर अलग होता है। ये कॉपर से, जिंक से व निकल का मिश्रण होता है। कॉपर, जिंक और निकल इन तीनों का मिक्स किया जाएगा तो आपका जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ मिश्र धातुएं होती हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे पास, देखो ये हमारा पार्ट यहाँ पर आके अब हम बात करने वाले हमारे पास सांद्रता के लिए। देखो सांद्रता के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ये मेरे पास क्या होता है कि विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, कि हमारे विलयन में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित रहेगी उसको बेसिकली आप सांद्रता कहते हो। जितनी मात्रा विलय की उपस्थित हो उसको आप सांद्रता कहते हैं, ठीक है, आराम से, क्लियर है। अच्छा, अब सांद्रता हम कैसे निकालते हैं, तो कोई इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें करवा चुका हूँ, जब कोई याद होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पर मैंने इसकी पूरी डिटेलिंग बताई कि आप किस तरीके से सांद्रता को ज्ञात कर सकते हो, कौन कौन से सांद्रता के पद होते हैं, और वही सारे पद हैं, उसके अलावा कोई नया पद नहीं है, तो बस उन्हीं को आपको अच्छे से करना है। लेकिन आज के लेक्चर में हम उनके ऊपर बेस क्वेश्चन जरूर करेंगे जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए, है ना। जैसे कि देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर ये आया, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल सा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोलांश की गणना करनी है यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है 20% है, और आपको यहाँ पे इसके मोल अंश की गणना करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं ना। एक चलो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ और आप भी थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, ओके। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, इसके करने का तरीका कैसा रहेगा, तो देखिए समझिए, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है मोल अंश किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका C2H6O2। तो देखो अगर एथिलीन ग्लाइकोल की बात करेंगे तो देखो विलयन है, विलयन अगर रहेगा तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी विलायक की बात नहीं करेगी। तो यानी कि ये जो हमें दिया गया, ये हमारा एथिलीन ग्लाइकोल जो दिया है ये हमें विलय दिया है। अगर देखो विलय का ही द्रव्यमान प्रतिशत की बात की जाती है तो पहले विलय विलायक को क्लियर करते हैं। चलो ये तो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि विलय कौन है, विलायक कौन है। तो विलय तो आपका क्या होगा, आपका C2H6O2, और आपके पास जो विलायक है वो कुछ भी नहीं दिया हो, समझ जाना कि भाई आपका H2 क्या रहेगा, आपका विलायक रहने वाला है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब इसके मोल अंश चाहिए। तो मोल अंश के लिए कैसे निकालोगे, इसके जो मोल रहेंगे अपन में टोटल मोल यानी कि N ना। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको इनके मोल चाहिए होंगे, और मोल निकालने के लिए आपको पहले इनका भार चाहिए होगा। सिंपल सी बात है कि मोल कैसे निकालते हो, ग्राम भार बटे आपका अणु भार, आपका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान तो आप आराम से निकाल सकते हो, पॉइंट है भार कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ पे फिर हमें हिंट दिया है, क्या आपको बोला है 20%, आपको हिंट क्या दिया है, क्या दिया आपको, C2H6,
ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर 100 ग्राम विलियन है तो उसमें से 20 ग्राम क्या होगा, मेरा एथिलीन ग्लाइकॉल होगा। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। तो भाई इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि आपके पास विलियन तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, और हमारे पास 20 ग्राम क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे C2H6O2 है। तो यहाँ पे फिर पानी कितना बचा, H2O कितना बचा, 100 में से 20 को माइनस कर दो। अगर विलियन है आपका, विलय और विलायक मिलके बनाते हैं, विलय की मात्रा अलग कर दोगे तो विलायक की तो बचेगा। तो 100 माइनस 20, ये आपके पास 80 ग्राम। तो देखो ग्राम में मात्रा पता है विलय की, आपको विलायक की मात्रा पता है यहाँ पे, और फिर आप मोल निकाल के इसको यहाँ पे रख के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, एक बार देख लो आराम से, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा हिंट है, एक बार ट्राई करके देखो क्या आंसर निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे। ओके, आई होप सो यार आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा। देखो तो ट्राई करना, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, जितने क्वेश्चन ट्राई करोगे ना उतना बेस्ट है। ठीक है, अच्छा वैसे इसके आंसर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन है, तो आराम से जाना है, इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके चलिए। अब जैसे कि देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखने चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि एक मोलल विलयन वह है जिसमें विलय का एक मोल उपस्थित होता है किस चीज़ में। ओके, आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो अब बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो हमारे पास आते हैं। पहला आपको दिया 1000 ग्राम विलायक में, दूसरा विलियन के 1 लीटर में, तीसरा विलियन के 1 लीटर विलायक के 1 लीटर में, और चौथा विलियन के 22.4 लीटर में। तो आपको बताना पड़ेगा। देखो मोलल विलियन का मतलब क्या है, मोलल का मतलब था मोललता। आपको याद होगा मैंने बताया था, मोलल का जो मतलब होता है, इसका बेसिक मतलब होता है मोललता। मोललता रहता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो मोललता अगर ये रहने वाली है तो एक मोल किस में उपस्थित रहता है, आपके 1 किलोग्राम विलायक में। मोललता है, मोलरता में क्या था, मोलरता में था 1 लीटर विलियन में, वो भी, और यहाँ पर क्या बोलते हैं 1 किलोग्राम, वो भी विलायक के अंदर। अब किलोग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, तो 1000 ग्राम विलायक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा सीधा सीधा हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि एक 500 ग्राम टूथपेस्ट कोलगेट है, उसके नमूने में फ्लोराइड की मात्रा आपको दी हुई है 0.2 ग्राम, पीपीएम स्तर पर फ्लोराइड की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो पीपीएम की वैल्यू निकालनी है। पीपीएम कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा मैंने कब बोला था पीपीएम, कि विलय की मात्रा तो बहुत कम है और विलायक बहुत ज़्यादा है, या विलियन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में विलय आपका रहेगा। तो देखो ओवरऑल देखें तो टूथपेस्ट क्या है, एक तरीके से मेरा विलियन हो जाएगा। तो कितनी ग्राम है, 500 ग्राम है, और उसमें से विलय कितना है, फ्लोराइड कितना है, ओनली 0.2 ग्राम। तो काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया। तो यहाँ पे फिर आप पीपीएम की बात कर सकते हो। तो पीपीएम कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया ही था। तो आप कैसे निकालोगे, जो भी आपको विलय की मात्रा दी है, फॉर्मूला क्या था मेरे पास,
और ppm क्या है 10 की घात 6 से गुणा करते हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको बस इतना सा चीज़ चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पे, तो देखो विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है 0.2 ग्राम, ठीक है। अपॉन में आपको विलियन की मात्रा कितनी दी हुई है, देखो पूरा विलियन टूथपेस्ट हो गया एक तरीके से, तो वो आपका हो जाएगा 500 ग्राम और गुणा 10 की घात 6। आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा क्या 10 आएगा, तो यहाँ से 1 2 और 3 और यहाँ 10 की घात 3 चली जाएगी, तो कितना बचेगा आपके पास 2 गुणा 10 की घात 3 बटे 5। अब देखो 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है 1000 होता है, तो 1000 गुणा 2 क्या हो जाएगा 2000, अब 5 से 1 कटेगा 400 बार, यानी कि आपके पास हटेगा 400 ppm। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर है, क्लियर है सभी को कैसे करना है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिकली आप सांता पदों के क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो, पर पॉइंट वही है, पहले विलेय, विलायक या विलयन जो भी है पहले उन शब्दों को पहले क्लियर करना है अपने को। क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे नो डाउट, लेकिन पहले डाटा तो उनके अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो आप फॉर्मूला लगा पाओगे, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, अब जैसे कि देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि यूरिया के एक विलियन के 100 मिलीलीटर में यूरिया के 6.02 इंटू 10⁻20 अणु हैं। इस यूरिया विलयन की सांद्रता क्या होगी, आपको ये ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला कि सांद्रता ज्ञात करनी है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी वाली, मोलरता ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है, मोलंश ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, वो सभी तो सांद्रता होती है ना। तो देखो आप कैसे पता करोगे, फिर आप देखोगे ऑप्शंस में क्या मात्रक दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालो। अब देखो ऑप्शन में देखो हर जगह पर कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम, हर जगह क्या लिखी हुई है मोलरता दी हुई है, यानी आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे मोलरता का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या रहता है मेरे पास, वो थे विलेय के मोल बटे आयतन, जो कि आपका लीटर में होना चाहिए। अब देखो क्या क्वेश्चन में आपको विलेय के मोल दिए, आप पढ़ोगे क्वेश्चन के अंदर विलेय के मोल नहीं दिए। आपको पता है कि यूरिया का विलयन है, तो यूरिया तो विलेय हो गया, लेकिन उसके अणुओं की संख्या दी है ना, और विलयन का आयतन दिया है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो देखो आपको पता है अगर आपको संख्या ज्ञात हो तो संख्या में अगर आप डिवाइड लगा दोगे अवोगाद्रो संख्या से, तो भी आपको मोल मिल जाते हैं, तो हमारा काम तो हो जाएगा ना। तो हमारे पास मोल क्या हो जाएंगे, कितनी संख्या दी है हमें यहाँ पे दिए 6.02 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाई अवोगाद्रो संख्या। अब देखो होने को हम लोग जानते हैं अवोगाद्रो संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू या जितनी अच्छी वैल्यू हम जानते हैं वो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो उसी को लगाना। ओके मतलब हो सकता है हमने 2 पे राउंड ऑफ कर दिया हो, तो वही चीज रहता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 23, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा, अब देखो 20 से 1 हट जाएगा 3 बचेगा, तो 1/10⁻³ और 1/1000 में से कह सकता हूँ, और 0.001 भी से कहा सकते, इतने मोल मेरे पास हैं, ये हमारे मोल हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, देखो अब मुझे यहाँ पे आयतन मुझे चाहिए होगा। आयतन देखो मुझे दिया है, पर मुझे दिया ml में, कितना दिया आपको 100 ml। तो एक काम करो हमें लीटर में चाहिए ना, तो v लीटर में कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड लगा दो, तो क्या हो जाएगा 100/1000 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.1 लीटर। तो ये वैल्यू आयतन हो गया, वहाँ मोल हो गया, इसमें रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना देगा हमारे पास यहाँ पे 0.001 डिवाइड बाई 0.1, तो डिवाइड आउट यहाँ पॉइंट रख दो, ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.01 मोलर आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका 0.101, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या होगा इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो आपको इतना ही करना रहता है, इतना कर लोगे तो अच्छे से निकाल लोगे क्वेश्चन, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है क्लियर है। आगे बढ़े, अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन अब ये भी सिमिलर है, आपको देखो आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, आपको घनत्व दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको उसकी मोलरता ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी बताया था, मोलरता क्वेश्चन क्या होता है 10 इंटू में y इंटू में d अपन में मोलर मास ऑफ या मोलर द्रव्यमान किसका होगा आपके विलेय का। क्वेश्चन में देखो 10 तो संख्या है, y आपको क्या आपका द्रव्यमान प्रतिशत क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है 20, तो 20 रख देना यहाँ पे।
घनत्व आपको दिया हुआ है 1.202, ये आपको रख दो, और विलेय का भार आपका विलेय कौन है KI, तो पोटेशियम आयोडाइड का आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो तो बेसिकली परमाणु भार होते हैं, उनको आप जोड़ दोगे तो आपको पोटेशियम आयोडाइड का मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा। वैल्यू यहाँ रख दो, सबको सॉल्व कर दो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही करना रहता है, सही बता रहा हूँ। इतना कर लोगे तो आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो, पर इतनी मेहनत तो मिनिमम करो। मतलब अगर आप उम्मीद करो कि यार मेरे को मेहनत कुछ नहीं करनी है, मेरे हाथ में सब कुछ ला के दे दो, तो वही वो तो होने से रहा। ऑब्वियसली बात है, हाथ में अगर सैलरी भी अगर लोगे तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। जॉब करोगे, आगे जा करके डॉक्टर बनोगे, तो क्या लगता है बिना हाथ चलाए ऑपरेशन कर दोगे? नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली बात है, हाथ चलाना पड़ेगा, दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, भाई कौन सी नर्व्स अच्छी हैं, कौन सी किसको कट करना है नहीं करना है, या फिर किस तरीके से ऑपरेशन करना है, उसके लिए दिमाग तो चलाओगे, तो वो करो, ठीक है। क्योंकि मैं देख पाता हूँ यहाँ पे कि आप इतने ज़्यादा चुप रहते हैं ना सब लोग कि भाई कोई पता नहीं क्लास में है भी कि नहीं पता नहीं चलता। भाई ऐसे नहीं करना है, अपने को पूछना है, ठीक है। चलिए अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन को, तो इस वाले को मैं जरूर चाहूँगा आप लोग होमवर्क पे इसको ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं इसकी डिटेलिंग नहीं दे रहा, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन लिया है और ये आपको होमवर्क में करना है। लाइक DSA आपको सॉल्व करना है, ठीक है, DSA सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चन पूछना। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप एक्स्ट्रा और सॉल्व करो, जितना सॉल्व करोगे उतना आपको फायदा रहेगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अभी कुछ वैसे महत्वपूर्ण बातें और आपको बता देता हूँ जो कि आपके नीट के अंदर डायरेक्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये कुछ ऐसा डाटा है कि अगर आप ध्यान नहीं दो तो ऐसा लगेगा भैया ये तो बाहर से आया होगा, कि ये तो बताया ही नहीं गया। पर मैं कह रहा हूँ आपको एक ही चीज़ बताई जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि देखो जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण को रोकती है। दंत क्षरण मतलब कि दांतों के गिरने को, कि दांत गिर जाते हैं ना, आपको पता है कि जब पानी अच्छा नहीं आता है तो दांतों का रंग बदल जाता है और दांत टूटने भी लग जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? उसके लिए जिम्मेदार होता है फ्लोराइड आयन। ये दांतों के लिए बहुत जिम्मेदार है, ठीक है। अगर दांत मजबूत रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, है ना। तो वही वाली बात है, देखो होने को हर एक आयन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा हमेशा घातक है। जैसे कि देखो इसकी मात्रा अगर 1 ppm तक जब तक रहेगी पानी के अंदर तब तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब इसकी मात्रा 1.5 ppm में पहुंच जाती है तो दांतों के कर्बुरित यानी कि पीलापन होने का कारण होता है। यानी कि एक बार देख लो इसे, तो यही बात देखिए कि देखो जैसे है ना कि दांत पीले हो जाते हैं, क्यों होते हैं? फ्लोराइड आयन की वजह से होते हैं दांतों का पीलापन। वो भी कितनी वैल्यू, अगर 1.5 ppm हो जाए तो समझ जाओ दांत आपके पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उसका रीजन है, कर्बुरित हो जाता है, मतलब पीलापन आ जाता है। इसके अलावा अगर फ्लोराइड आयन की सांद्रता अधिक हो जाए तो वो जहरीली भी हो जाती है, ओके। जरूरत से ज़्यादा मात्रा अगेन हमेशा घातक साबित होती है, तो वो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना नंबर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करेंगे सोडियम फ्लोराइड का, यानी कि आपका NaF, सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaF होता है, सोडियम फ्लोराइड। तो इसका चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहे मारने की जो दवा होती है वहां पर कुछ नहीं होता, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वही वाली बात है, यहाँ पे इसका मतलब पता है क्या है? सोडियम फ्लोराइड का मतलब यह है कि यहाँ पे फ्लोराइड आयन की सांद्रता काफी ज्यादा होगी, काफी ज्यादा वैल्यू होगी, और ऐसे में क्या होगा? वो जहरीला बनेगा, इवन चूहों के लिए भी, और हम भी लेंगे तो हमारे लिए भी जहरीला, फिर ऑब्वियसली बात है। अगला क्या देखो, अंतःशिरा इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होते हैं। मतलब जब देखो, जब भैया ना कि जब अंतःशिरा मतलब कि जब आपके शिरा जो धमनियाँ होती हैं, जबकि नसें होती हैं, उनमें जब इंजेक्शन दिया जाता है ना, तो उस इंजेक्शन के अंदर क्या रहेगा? आपका लवण का जल होता है ना, उसमें जल होता है लवण वाला। तो वो इस प्रकार से रखा जाता है कि उसकी जो सांद्रता है और जो आपकी जो रक्त धमनियाँ है, जहाँ पे रक्त आपका बह रहा है, जो नसें हैं आपकी, उसकी सांद्रता क्या रहती है? ऑलमोस्ट बराबर होती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो कई बार क्या होता है, नसें सिकुड़ भी जाती हैं और नसें फट भी जाती हैं। तो इसके लिए उनकी सांद्रताओं को बराबर करना बहुत ज़रूरी होता है, रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के बराबर करते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट हमारे व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। यानी आप जब ब्लीचिंग की बात करते हैं, जो रंग उड़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके लिए अगर बात की तो वहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो यहाँ पे जल की इसके कितनी मात्रा होती है? जल के अंदर इसको मिक्स करते हैं 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत देखने को मिलता है, ठीक है। इतना भार इसका होना चाहिए। 100 ग्राम जल के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट अगर देखा जाए तो 3.62 होगा, तो वो ब्लीचिंग का कार्य करता है, वो रंग उड़ाने का कार्य करता है, ठीक है। इसके आगे क्या दिया देखो,
और देखो आगे क्या दिया यहाँ पे कि 1 लीटर यानी जिसका वजन 1 लीटर समुद्री जल लिया जाए तो इसका वजन कितना होता है 1030 ग्राम होता है, ठीक है। तो उसमें 6 गुणा 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 106 ग्राम समुद्री जल 5.8 ppm से भी व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये बता रही है कि जैसे कि आप समुद्री जल की बात करते हो तो आपको पता है समुद्री जल, देखो पहली बार नोटिस किया 1 लीटर समुद्री जल का वजन कितना होता है 1030 ग्राम। लेकिन अगर वही बात करोगे 1 लीटर प्योर जल की बात करेंगे तो उसका वजन होता है 1000 ग्राम। और ये जल का जो घनत्व है, जो शुद्ध जल है उसका घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml का। जितना ml पानी होगा उतनी ग्राम उसका वजन होगा। 1000 ml पानी मतलब 1000 ग्राम उसका वजन होगा। लेकिन यहाँ पर आप जानते हो और भी लवण उपस्थित रहते हैं, अन्य पदार्थ भी रहते हैं, तो इसके वजन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो 1030 ग्राम इसका वजन रह जाता है, ठीक है। और ऐसे में O2 कितनी होती है 6 गुणा 10⁻³ ग्राम रहती है। इसका मतलब ये है, ओके ओके। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सांद्रता के हिसाब से देखा जाए तो 5.8 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा 106 ग्राम समुद्री जल में पाई जाती है। इसका मतलब ये है, ठीक। तो इसे ऐसे भी कर सकते हो। और पीपीएम में देखा जाए तो 5.8 ppm भी आप कह सकते हो ऐसे आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे ये लिखा है कि जल तथा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्राय μg मिलीग्राम μg ml इनवर्स अथवा ppm में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ppm का एक मात्रक और भी आता है। ppm क्या होता है पार्ट पर मिलियन, है ना। लेकिन यहाँ पर इसको μg मिलीग्राम भी μg पर ml भी कह सकते हैं। देखो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम, ये जो सिंबल होता है ये माइक्रो का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है आपके पास 10⁻⁻⁶। ये इसका मीनिंग निकल के आता है, ठीक है, इस तरीके से। नंबर 1। और आप देखो लास्ट पॉइंट क्या हमारा कि जो ऐसे एथिलीन ग्लाइकोल की बात करें तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये एक बार क्या होता है आपके CBSE का एक पेपर था, उसमें भी इसको डायरेक्टली पूछा गया था कि एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है। इसको हिमरोधी कहा जाता है। इसका 35% आयतन प्रतिशत विलियन वाहनों के इंजनों को ठंडा करने के काम में आता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ठंडा करने का काम करता है एथिलीन ग्लाइकोल। और कितना वैल्यू होनी चाहिए 35%। अगर आयतन प्रतिशत दिया जाएगा तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। मतलब ये देखो आवश्यक बात है कि मुझे अगर जो कार के जो इंजन होते हैं, जो आपके वाहनों के जो इंजन होते हैं, उनको ठंडा करना पड़ता है, एक सही लेवल पे लाना पड़ता है। और आवश्यक बात है उसमें लगातार हीट बनती ही रहती है। तो उसको ठंडा करने के लिए हम एथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं ताकि भाई बहुत ज़्यादा हीट ना बन जाए, वरना ऐसा ना हो जाए कि भाई कार का इंजन ही ब्लास्ट हो जाए। तो उसको ठंडा करना पड़ता है, कूल डाउन करना पड़ता है। उसके लिए एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग करता है। वो हिमरोधी होता है। हिमरोधी क्यों होता है? दो चीज़ें इसके, दो फायदे हैं। एक तो ये कार के इंजन को ठंडा भी करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इसका एक फायदा और भी है कि इसके द्वारा जल के हिमांक को 255.4 केल्विन यानी कि -17.6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास जैसे कि आपने जो इंजन है उसमें देखो जल भी होता है और एथिलीन ग्लाइकोल भी मिलाया जाता है। अब होता है क्या, होता ये है कि आपको पता है कि अगर मान लो कहीं बर्फ़ वाली कोई जगह है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो टेम्परेचर आपको पता है ऑलरेडी नेगेटिव में होगा। तो इंजन के अंदर जो पानी है वो तो जम जाना चाहिए, लेकिन वो जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, हिमरोधी, मतलब उसको बर्फ़ बनने से रोकने का कार्य करता है कि बर्फ़ नहीं बनेगी। क्योंकि इससे क्या होगा, जल नॉर्मली अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है तो जैसे ही इसको मिला देंगे ना, जल उस स्थिति में आपका -17.6 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। यानी 0 की जगह पर -17.6। अब मान लो आप किसी जगह पर हो जहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो नॉर्मल जल तो जम चुका होगा, लेकिन ये नहीं जमेगा क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल में मिलाया गया है। इसको बोलते हैं हिमरोधी। मतलब कि हिम का मतलब क्या था, बर्फ बनने से रोकने वाला कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि हिमरोधी किसको कह सकते हो, एथिलीन ग्लाइकोल का। या एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग कहाँ किया जाता है, हिमरोधी के तौर पे इसका उपयोग करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे, इसके अलावा इसका 35% जो विलियन होता है, आयतन प्रतिशत वाला विलियन, वो वाहनों के इंजनों को ठंडा भी करता है। ठीक है, यानी ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये भी नहीं करो कि भाई एकदम बहुत ज़्यादा इंजन एकदम गर्म हो जाए, फट जाए, ऐसा भी नहीं होगा। इसके अलावा ये इसको ठंडा रखेगा, प्लस टेम्परेचर अगर बहुत कम भी है, नेगेटिव भी है, तो भी ये बर्फ़ को जमने नहीं देता है, क्योंकि ये उसका खुद का टेम्परेचर और लो कर देता है। इसलिए वैसे ये जमता भी नहीं है जल आपका। इस प्रकार से आपका ये हिमरोधी का कार्य भी करता है। ओके, क्लियर है? ओके, चलिए। अच्छा, अब देखो आपके लिए मैं स्पेशल एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन और लाया हूं। देखो आज का सेशन मेरा हमारा इतना ही रहने वाला होगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आपको सांद्रता वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और कल के लेक्चर में हम आगे की बातें सीखेंगे, हम विलेयता की बातें करेंगे, नया टॉपिक समझेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही रहेगा। और आपके लिए मैं एक स्पेशल ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन और लाया हूँ। मैं चाहूँगा कि भाई जो भी बच्चा
इस क्वेश्चन कर जाएगा, मतलब वो उसकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। क्वेश्चन आप एक बार आंसर देख लो, यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या है कि यूरिया की एक जलीय विलयन है। तो देखो यूरिया का जलीय विलयन है, मतलब यूरिया विलय हो गया, जल आपको विलायक हो गया, जिसमें 900 ग्राम पानी है, ऑब्वियसली पता है ज्यादा मात्रा में पानी है, जल विलायक हो गया। तो यूरिया का मोल अंश अगर आपको बोला है कि 0.05 पी आपको दिया हुआ है, मोल अंश दिया हुआ है, अगर इस विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, विलयन का घनत्व अगर दिया जाए, तो ऐसे में यूरिया विलयन की मोलरता क्या होगी, आपको ये चीज़ याद करनी है। और कुछ चीज़ें दी हुई हैं आपको, जैसे यूरिया का और पानी का यानी जल का मोलर द्रव्यमान आपको दिया हुआ है कि यूरिया का 60 होता है और इसका होता है 18 ग्राम प्रति मोल होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, मैं चाहूँगा इसको सॉल्व करना, और कल आने के बाद ही सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं फिर हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। शांता को देखो अच्छे तरीके से करना, थोड़ी प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस मैंने और भी दिए उनको करना, और आज के डीएसए को अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, और देखो सिंपल सी बात है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो बोले करो, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर मैं मानूंगा नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीज़, अगर कोई ये बोले कि भैया मुझे ये चीज़ उस टाइम पर समझ में नहीं आई थी, तो आपकी गलती मानी जाएगी कि आपने पूछा नहीं है। तो इसलिए पूछना आपको है। ठीक है, आगे से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से टाइम लेकर के मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर पूछोगे नहीं तो वो कंप्लीटली आपकी खुद का फॉल्ट है कि आप पूछते नहीं हो या आपके पास सुन रहे हो, यहाँ पे उससे मतलब नहीं होगा, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पूछे करो, थोड़ा समझे करो चीज़ें। ठीक है, समझो इस सेशन में इतना ही रहेगा मेरी तरफ से। अब हम मिलेंगे कल नई सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।